हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। आज जो हम आपको पॉलिटी का लेक्चर कराने वाले हैं, पूरी पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको पता है कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा चाहिए, और वो टॉपिक है फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट जानना केवल पढ़ाई के लिए ही जरूरी नहीं होती, हमें आम लाइफ में भी इनके बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। तो आज जो धरना प्रदर्शन आंदोलन वगैरह या अन्य जो हक अधिकार की बात हम करते हैं, वो अपने फंडामेंटल राइट के आधार पर ही करते हैं। तो पढ़ेंगे। हमने परीक्षा के आयाम को हर एक तरीके से शामिल करने का प्रयास किया है। जब भी आपका एग्जाम आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, ये मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा। हर एक क्वेश्चन को यहाँ से फंसाएंगे, और साथ ही साथ जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम क्या कर रहे हैं, कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन में आंसर मैं पूछता हूँ, साथ ही साथ आप कमेंट में क्या करोगे, कमेंट में भी लिखोगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में भाग 3 में इनको ऐड किया गया है। आपसे पूछे किस भाग में ऐड किया गया, सीधा जवाब देना भाग 3 में। कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपको मौलिक अधिकारों के उल्लेख के बारे में जानकारी मिलेगी। कोई ना कोई मौलिक अधिकार की बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब आपसे पूछता है इसके इंट्रोडक्शन में कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार वो होते हैं जो उस देश के नागरिक को प्राप्त होते हैं। विदेशी को भी मिलते हैं, लेकिन हर नागरिक को प्राप्त होते हैं, और संविधान उनको गारंटी देता है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसके गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा करने के लिए संविधान में शामिल किए जाते हैं। सरकार पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार निरंकुश ना हो जाए, इसके लिए ये अधिकार शामिल किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय और मस्तिष्क कहा था। हालांकि आर्टिकल 14 को हृदय और आत्मा कहा था, और ये सामान्यतः माना जाता है कि मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा होते हैं, हृदय होते हैं और मस्तिष्क होते हैं। अगर मैं डेफिनेशन क्लियर करूं तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो, मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा व्यक्तियों को, नागरिकों को दिए जाते हैं, जिनकी रक्षा के लिए न्यायालय का सहारा लिया जाता है। अगर मैं इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं, आपसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूं, तो विश्व की राजनीतिक और संवैधानिक परंपराओं से ये प्रभावित है। जैसे सबसे पहले मूल अधिकार इंग्लैंड से शुरू हुए थे, राजा जॉन थे वहाँ 1215 में, तो इसीलिए राजा जॉन के द्वारा जो अधिकार बनाए गए थे उनको मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इंग्लैंड में इसके लिए अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स 1689 में लेके आए थे। अमेरिका घोषणा पत्र 1776 में भी इनको शामिल किया गया, और हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से प्रभावित है, आप सबको पता है। वहीं फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा 1789 में भी मौलिक अधिकारों को रखा गया है, और 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान ने भी अपने यहाँ पे मौलिक अधिकारों को क्या किया है, समाहित किया है। ये फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, आप एक बार रिवीजन कर लिया करिए कि संविधान की आत्मा किसने कहा, नागरिक और विदेशी। यार मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए तो कुछ एक हैं, सभी नहीं है, है ना, कुछ एक हैं। वहीं अगर मैं आपसे मोटा मोटी बात करूं कंसेप्ट के बारे में, तो मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण और समान जीवन देने का क्या करते हैं, गारंटी देते हैं। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, जस्टिसेबल, क्योंकि अगर आप इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जाकर के इनको लागू करवा सकते हो, कार्रवाई हो जाती है उस व्यक्ति पे या संस्था पर या सरकार पर जिसने आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया है। मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता कोई भी, राज्य नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती। ये व्यक्ति के मानवीय गरिमा के लिए, स्वतंत्रता के लिए और समानता की रक्षा करने के लिए होते हैं। इन अधिकारों के बिना संविधान निरर्थक लगेगा, निष्प्रभावी लगेगा, ये भी ध्यान रखेगा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार है, तो सीधा सीधा कहना 6 प्रकार के। हालांकि 1978 से पहले ये 7 प्रकार के थे। 1978 में संपत्ति भी पहले मूल अधिकार था, उसे हटा करके आर्टिकल 300 का में विधिक अधिकार बना दिया, यहाँ से हटा करके। तो अब कौन कौन सी हैं, क्षमता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। अब कौन से हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ध्यान रखना, कई बार तो मेंस के क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार क्यों आवश्यक हैं, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो कह देना व्यक्ति के गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, राज्य की मनमानी और अत्याचार पर रोक करते हैं, राज्य लोगों पर मनमानी ना करे, लोकतंत्र की सफलता और स्वायत्त के लिए जरूरी होते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, और नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इतना अच्छा स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बशर्ते आप तैयार करते रहना। विश्वास करिएगा कि आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने एग्जाम में अटेंड करके आओगे। ठीक है ना, ये बेसिक पॉइंट मैंने नीचे आपको दे दिए हैं। ये राज्य के विरुद्ध परिवर्तनीय हैं। आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर द्वारा आत्मा और हृदय कहा गया था। कुछ अधिकार केवल नागरिकों के हैं, कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, सबको दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक पॉइंट भी आपको पता होनी चाहिए। कह रहा है नीड ऑफ फंडामेंटल राइट, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सीधा सीधा बोल देना भाई, व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन और स्वतंत्रता समानता की रक्षा करने के लिए इनको लाने की जरूरत पड़ी।
राज्य मनमानी ना करे इसीलिए लाने की जरूरत पड़ी। लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन देने के लिए इनकी जरूरत पड़ी। समाज में न्यायपूर्ण, समान और मानवीय व्यवस्था स्थापित हो इसके लिए इनकी जरूरत पड़ी। नागरिक और व्यक्ति और लोगों के सर्वांगीण विकास में ये बहुत सहायक होते हैं, इसीलिए इनकी क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। तो आप ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये कह रहा है मौलिक अधिकार व्यक्ति को क्या प्राप्त है ये बताते हैं, जबकि नीति निर्देशक तंत्र राज्य को क्या करना चाहिए ये बताते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, ये बात भी ध्यान रख लेना। कह रहा मौलिक अधिकारों का फीचर क्या है, विशेषता क्या है, तो ये संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल संविधान में वर्णन किया गया, संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। न्यायालय में प्रवर्तनीय है, बिल्कुल न्यायालय द्वारा ये लागू किए जाते हैं। अगर व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हो। नकारात्मक प्रकृति के अधिकार हैं, बिल्कुल राज्य को कार्य करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो कहते हैं एक प्रकार से राज्य के लिए नेगेटिव वे में यूज किए जाते हैं ये, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। व्यक्ति केंद्रित अधिकार है, बिल्कुल व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है, नागरिकों को केंद्र में रखा गया है। राज्य कभी भी इन्हें समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ अधिकारों पर युक्ति युक्त तार्किक रूप से प्रतिबंध लगा सकता है, और वो सार्वजनिक हित में है। अगर ऐसा लगता है लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए तो लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कितनी सुंदर टेबल हमने आपको बताई है, बार बार तैयार कर लेना। ये 6 प्रकार के क्या है, मूल अधिकार हैं। सबके आर्टिकल मैंने आपको एकदम से क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। तो आगे चलते हैं कि भाई मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है। तो कह देना ये संविधान प्रदत्त हैं, किसी व्यक्ति या राज्य की देन नहीं है, संविधान की देन है। कह रहा है ये अधिकार अविच्छेद्य नहीं है, उचित प्रतिबंधों के अधीन है। मतलब अगर तार्किक रूप से लग रहा है सार्वजनिक हित में इनमें प्रतिबंध लगाना जरूरी है तो न्यायालय द्वारा इनको प्रवर्तनीय किया जा सकता है। और ये व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, ऐसा नहीं कोई एक स्पेशल, पूरे विकास के लिए आवश्यक है। और इनकी रक्षा करना किसके हाथ में है, तो ये न्यायपालिका के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। कह रहा मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है ये पूछ रहा है। तो ये मैंने आपको बता दी, गर्मा स्वतंत्रतापूर्ण जीवन के लिए, समान जीवन के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आधार स्तंभ है, पिलर के रूप में काम करते हैं। नागरिकों को राज्य की मनमानी अत्याचार से बचाते हैं, और ये हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी देते हैं। मानवाधिकारों की संवैधानिक गारंटी लेते हैं, और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये कौन सा, राजनीतिक, मैं सामाजिक आर्थिक नहीं कह रहा हूं, मैं राजनीतिक लोकतंत्र की बात कर रहा हूं आपसे। तो ये भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है। उद्देश्य क्या है, मैंने आपसे बता दी, समता की स्थापना करना, शोषण से सुरक्षा करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, मानव गरिमा की रक्षा करना, धर्म संस्कृति और शिक्षा की क्या करना, रक्षा करना। ये भाई साहब याद कर लेना एक एक पॉइंट। कह रहा मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 13, 19(2), 19(6), 31(a), 31(b) और 33 के अंतर्गत प्रतिबंध क्या है, संभव है। ये नोट पॉइंट आप याद कर लेना, बहुत जरूरी है। इन आर्टिकल के तहत अंतर्गत आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। कह रहा ये अधिकार पूर्ण नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हित में राज्य द्वारा तर्क संगत आप उन पर उचित रूप से प्रतिबंध लगा सकते हो। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ाएं और क्वेश्चन ना कराएं ऐसा हो नहीं सकता है। तो अगर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में बांट देते हैं, आप सबको पता है, भाग 3 में बांट देते हैं, अनुच्छेद 12 से 35। में थोड़ा डिस्कशन भी दे दिया है, एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ सवाल है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है। ये सब कमेंट में लिखोगे, एक एक आंसर मुझे बच्चे का कमेंट में चाहिए। ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है। ये सब मैंने बता दी, कितने प्रकार की रिट दायर की जाती हैं, कौन आर्टिकल किसको दिया गया है। ये एक एक पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, तैयार करना पड़ेगा। युद्ध लड़ने के लिए सभी हथियार आपके पास क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। अगला तीसरा क्वेश्चन है, समता का अधिकार किस अनुच्छेद तक बढ़ते हैं, तो 14 से 18। पहला ही वाला भाग समता का अधिकार है, जिसमें भेदभाव निषेध किया गया, समान अवसर, छुआछूत का अंत किया गया, उपाधियों के अंत भी शामिल है। कानून की समझ, समानता, कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 ही पहला ही आर्टिकल है। ये एसएससी सीजीएल 2020 का है, यूपीएससी 2021 का सवाल है। एक एक पॉइंट आप क्या करोगे, इनको याद करोगे। याद करना बेहद जरूरी है। जितनी बार आप रिवीजन करोगे, जितनी बार आप कमेंट में लिखोगे, विश्वास रखिए आपका टॉपिक कंठस्थ हो जाएगा। इधर उधर कहीं भागने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना। कह रहा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बढ़ता है, तो 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, आप सबको पता ही है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो 6 दी गई हैं। यूपीएससी 2021 और सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। ये आर्टिकल याद करोगे, 19, 20, 21, 21A, 22, 32, ये सभी आर्टिकल आपके लिए इंपोर्टेंट, और ये मैंने लिख रखा है। बेसिक पॉइंट भी आपको डिस्कशन करनी है, मैं पीछे सब बता चुका हूँ, इसीलिए इनको मैं बार बार डिस्कशन नहीं करूंगा। अब भैया आ जाओ, कह रहा मौलिक अधिकारों की दार्शनिक आधारशिला क्या है, फिलोसफिकल फंडामेंटल फाउंडेशन क्या है इसका, तो कह देना ये प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के आधार पर लिए गए हैं। और प्राकृतिक आधार का मतलब मानव मात्र के साथ जन्म से ही विद्यमान होते हैं। ये
मानव गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के सिद्धांत पर आधारित हैं। समग्र विकास करते हैं, व्यक्ति के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करते हैं। और कह रहा है इन अधिकारों का संरक्षण लोकतंत्र और संविधानवाद की क्या है, आधारशिला है। ये टेबल बार बार आपको आएगी, तो जितनी बार आए उतनी बार ही आप याद करिए, फिर एक भी बार नहीं भूलोगे। समता का अधिकार किस आर्टिकल में है, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, संस्कृति शैक्षिक किसमें है, संवैधानिक उपचार किसमें, ये आर्टिकल दे रखे हैं। और किस किस की स्वतंत्रता समानता है, ये सब दे रखा है इसमें। टेबल में कुछ ना कुछ बढ़ा के आपको मिलेगा, कैसे में कौन से विषय हैं ये मैंने क्लियर कर दिया। समता किसमें, भेदभाव को निश्चित करने में। प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, ये अधिकार किसी राज्य या कानून द्वारा प्रदत्त नहीं होते, ये मानव को जन्मजात, सार्वभौमिक और अविच्छेद्य मिलते हैं। जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब क्या मिलते हैं, प्राकृतिक अधिकार है। नेचर हमें देती है इनको, ये ध्यान रख लेना। कौन देती है, नेचर देती है हमको। मौलिक अधिकारों का अगर मैं वर्गीकरण करूं तो ये 3 भागों में कर सकते हो, एक व्यक्तिगत अधिकार, एक सामाजिक आर्थिक अधिकार और एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। हमने व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा से संबंधित रखे हैं, आर्टिकल 19 और 21 में। सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित अधिकार पूछे तो 23 और 24 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित पूछे तो 29 और 30 में है। ये ध्यान रख लेना, ये पॉइंट आपको जानना बेहद जरूरी है। ये पॉइंट आपको जानना क्या है, बेहद जरूरी। और ये सब आपको पता ही है, ये एक एक चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो ये इन पे भी निगाह हर बार हर पेज के महत्वपूर्ण पॉइंटों पर, परीक्षा उपयोगी पॉइंटों पर आप लोग क्या करिए, निगाह मारा करिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा भैया राज्य की परिभाषा क्या। अब अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है, 12 से 35 ही तो मैंने बताए थे आपको कि भाई ये कहाँ है, 12 से 35 में दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं, 12 से 35 में, ठीक है। मौलिक अधिकार तो 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, स्टेट ऑफ डेफिनेशन। कह रहा अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकार मुख्यतः राज्य के वृद्ध नागरिकों को प्राप्त हैं, ये ध्यान रख लेना। कह रहा है अनुच्छेद इस 12 में अनुच्छेद के अनुसार संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आती हैं। कौन सी संस्था, आप देख लो। भारत सरकार और संसद द्वारा गठित सभी सरकारी विभाग आर्टिकल 12 के तहत राज्य माने जाएंगे। राज्य सरकार है विधानमंडल द्वारा गठित सरकारी विभाग, तो राज्य द्वारा भी जैसे संसद द्वारा गठित वैसे राज्य के विधानमंडल द्वारा गठित, ये भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण जो कानून द्वारा स्थापित हैं, तो ये भी किसमें आएंगे, ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकारी जो सरकार ने कानून द्वारा स्थापित किए हैं। ऐसी संस्थाएं जो सरकारी है, गेल, भेल, सेल, ये सब सरकारी संस्था, ओएनजीसी, सब सरकारी संस्था, सब राज्य का पार्ट होंगी। कह रहा सभी अन्य प्राधिकारी जो भारत सरकार द्वारा सरकार के नियंत्रण में हो, राज्य सरकार के नियंत्रण में, ऐसे सभी नियमित निकाय जो भारत सरकार या राज्य के स्वामित्व में हो, जिनका नियंत्रण उनके पास हो, वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 12। सरल भाषा में मैं कह सकता हूँ, जो भी संस्था सरकार द्वारा बनाई गई है, जो सरकार के नियंत्रण में, स्वामित्व में है, वो राज्य कहलाएगी। यार मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं, निजी संस्था के विरुद्ध लागू नहीं होंगे। इस पॉइंट को याद रख लेना। जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके लिए लागू होंगे। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, नगर निगम, पंचायत, विकास प्राधिकरण, सरकारी कंपनियां, बीएसएनएल, सेल, गेल, भेल, ओएनजीसी, सार्वजनिक उपक्रम जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग कोई वो है सरकार के द्वारा नियंत्रित, जैसे एनजीओ टाइप जो होते हैं, वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। एक एक बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रख लेना। एक एक बेसिक पॉइंट मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये आर्टिकल 12 आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अब आगे मैं इसमें बात करूं आपसे 14 से 18 में। एक सेकंड बस, तो यही, हालांकि मैंने आर्टिकल 13 को पहले पढ़ा दिया है, लेकिन हल्का सा मैं डिस्कशन कर देता हूं क्योंकि यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं आर्टिकल 13 आपको यही बता देता हूं। आर्टिकल 13 जो है वो सरकार द्वारा बनाए गए कानून की सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को जांच करने की इजाजत देता है। आर्टिकल 13 फर्स्ट, 13 2, ये अगर संसद कोई कानून बनाती है, सरकार कोई कानून बनाती है और लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास होती है। अगर ऐसा लगता है कि जिस हद तक सरकार ने कानून का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है, तो उसी हद तक उस कानून के उतने ही भाग को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 13 में है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन। जो मारवाड़ी बनाम मेडिसिन केस 1802 या 3 के करीब में ये अमेरिका से लिए थे हमने, ध्यान रख लेना। तो ये आर्टिकल 13 भी मैंने यहाँ क्या कर दिया, डिस्कशन कर दिया। ठीक, आर्टिकल 14 से 18 तक की मैं बात करूँ तो ये समता के अधिकार की बात करते हैं। 14 में कानून की समझ क्षमता, 15 में भेदभाव का निषेध, 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता, 17 में अस्पष्टता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। ये बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, याद रखना। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को कानून की समझ, समानता और कानून के समान संरक्षण की क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। इसमें समानता, भेदभाव का निषेध ये शामिल किया गया है। अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूं तो ये कानून के समझ समानता की बात करता है, जिसमें 2 सिद्धांत हैं, एक तो कानून की समझ समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक कानून के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों को याद रखना। आर्टिकल 14 में 2 सिद्धांत हैं,
एक तो कानून के समक्ष समानता और एक कानून के समान संरक्षण, दोनों ही सिद्धांत याद रखना। कह रहा है ये अधिकार केवल व्यक्तियों को प्राप्त हैं, नागरिकों को नहीं, मतलब सभी को मिलेंगे, चाहे वो विदेशी हो या देश का हो। कह रहा है ये अधिकार मनमानी निरंकुश कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा देते हैं, व्यापक है, ध्यान रखना, सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मनमानी को रोकते हैं, समान व्यवहार की गारंटी देते हैं, बुद्धि संगत आधार की नींव रखते हैं, तर्कसंगतता। वैधानिक उद्देश्य के संबंध से अगर मैं बात करूं तो सीधा इनका संबंध तार्किकता से है, ठीक है। वही मैं अगर आपसे बात करूं कानून की समझ समानता की या कानून का समान संरक्षण, तो एक मिनट बस डिस्कशन करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है या इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है। तो कानून के समझ समानता की बात करूं तो आप सीधा कह देना कि जब विधिक समानता की बात करता है, किसकी विधिक समानता की बात करता है, सभी व्यक्ति कानून के समान क्या होंगे, सामने समान होंगे। एक प्रकार से कह सकते हो नकारात्मक संकल्पना है। जबकि कानून के समान संरक्षण की बात करूं ये वास्तविक समानता की बात करता है। कह रहा समान परिस्थितियों में समान व्यवहार एवं असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार की बात करता है, और ये सकारात्मक। ये हमने कानून की समझ समानता जो ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था से लिया है, जबकि कानून का समान संरक्षण जो है वो अमेरिका की न्याय व्यवस्था से लिया है, ठीक है ना। मैं इसके वैध वर्गीकरण की बात करूं तो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा इसमें शामिल की गई, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह आरक्षण दिया, ये सभी इसी में। नीचे के पॉइंट भी आप एक एक बार क्या कर लेना, डिस्कशन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पॉइंट है, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक सेकंड बस। तो आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूं तो विधि की समझ समानता, ये मैंने आपको बता दिया है कि पॉइंट। समता का प्रमुख आधार ये आर्टिकल है। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की बात करता है। इसने साफ बोला है राज्य भारत के सभी व्यक्तियों की विधि में समानता करेगा और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करेगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। और ये सभी व्यक्तियों को दिया गया, ये मैंने बता दिया, केवल नागरिकों के लिए नहीं है। ये अगर विदेशी भी व्यक्ति आता है तो उसको भी ये अधिकार दिया जाता है। दोनों को मैंने डिस्कशन आपको कर दिया है, एक एक बार आप भी पढ़ लेना, ठीक है। नकारात्मक सकारात्मक ये सब मैंने बता ही दिया, और ये आपका जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल कितनी स्वतंत्रता है, तो 6 स्वतंत्रता, ये रिपीटेशन हो गया यूपीएससी 2019 का। 19 फर्स्ट के अंतर्गत प्रदत्त निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 19 फर्स्ट ई में दिया गया। किसमें, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ई में, ठीक है ना। हालांकि ऑप्शन यहाँ गड़बड़ दे रखे हैं, लेकिन आप याद रखना भारतीय संविधान के 19 फर्स्ट ई है ना, क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ई में दे रखा है। ये 19 के आर्टिकल हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछेंगे, तो आप इनको भी क्या कर लेना, तैयार कर लेना। एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कशन किया है, गलती ना के बराबर चांस है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद में अपराध के संबंध में दोष सिद्ध के उपरांत दंड के संबंध में आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये अनुच्छेद 20 में किया गया, ये ध्यान रख लेना। इस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, तो आर्टिकल 21 में। किसमें, आर्टिकल 21 में, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। 2021 में सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं अगर मैं बात करूं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 21। ये काफी ब्रॉड अनुच्छेद है, जीवन जीने का अधिकार, जिसमें अच्छे पर्यावरण में रहने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, पढ़ाई करने का अधिकार। हालांकि पढ़ाई करने का अधिकार तो आर्टिकल 21 ए में कर दिया है, ठीक है ना। 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा वो ऐड किया गया था अलग से, उसे भी फंडामेंटल राइट बना दिया है। अनुच्छेद 21 की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को न्यायालय ने किस निर्णय के बाद न्याय संगत, उचित एवं तर्कसंगत, न्याय संगत, उचित और तर्कसंगत बताया है, तो मेनका गांधी केस इसमें याद रखना, ये 1978 है, ये भी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश 1975 का केस है, पूछ लेगा कब आया था, तो भाई गोविंद वाला जानना आपके लिए भी जरूरी है। 2017 एसएससी सीजीएल का केस है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं, ये भेदभाव से निषेध की बात करता है।
साफ बोला गया है, राज्य जो है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ पे नहीं करेगा? किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी होटल, कुआं, स्नान घाट, सड़क, मंदिर वगैरह कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 फर्स्ट कहता है मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। जबकि 15(2) कहता है राज्य किसी नागरिक के साथ उपरोक्त आधार पर निम्न में स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन स्थानों पर? देखो यहाँ तो दुकान, होटल और रेस्तरां की बात की गई और यहाँ कुआं, स्नान घाट और सड़क की बात की गई है 15(2) में। 15 का सारांश मैंने आपको ये बता ही दिया, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कह रहा है ये सकारात्मक भेदभाव है, कह रहा है ये अनुच्छेद नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। ये केवल 15 जो है वो केवल नागरिकों के लिए दिया गया है, विदेशियों के लिए अधिकार नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। हालांकि 15 में और भी हैं जो इंपोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। 15(3) पूछा गया महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे रोडवेज बसों में जाते हो वहाँ लिखा होता है ये महिला सीट है। एक तरफ तो समानता की बात करें, लेकिन फिर भी ये सकारात्मक भेदभाव है, ये ध्यान रख लेना। राज्य कर सकता है ऐसा। 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC/ST के लोगों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है, ठीक है। तो ये 15(3), 15(4), 15(5) ये राज्य के उत्थान के लिए सकारात्मक भेदभाव हैं। 15(5) में बोला गया शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंध पिछड़े OBC के लिए ये 93वां संविधान संशोधन 2005 में ऐड किया गया था। तो ये तीनों चारों आर्टिकल आप क्या करोगे तैयार कर लोगे, इंपोर्टेंट है, ये मैंने सभी डिस्कशन कर दी। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5 और आर्टिकल 16 आगे आएगा। ये भेदभाव निषेध, सार्वजनिक स्थान पर समानता, महिला बच्चों के लिए, फिर SC/ST, फिर पिछड़े OBC के लिए। तो ये याद रख लेना, एक एक पॉइंट आपके लिए जानना क्या है बेहद जरूरी है। अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं। 16 भी इंपोर्टेंट आर्टिकल, आप सभी को पता है। कह रहा समान अवसर का अधिकार देता है। आर्टिकल 16 क्या दे रहा है? समान अधिकार। यह अनुच्छेद राज्य के अधीन रोजगार या पदों पर नियुक्त मामलों में सभी नागरिकों को समान, कह सकते हैं रोजगार से संबंधित है, ये नौकरी देने से संबंधित है। आर्टिकल 16 फर्स्ट में साफ बोला राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या पद के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर देगा। राज्य सभी के लिए समान अवसर करेगा। हालांकि आपको पता आरक्षण जो है ना वो एक सकारात्मक कार्रवाई है, ये सकारात्मक भेदभाव है। ये जो समाज के साथ शोषण हुआ था पिछले सालों में, तो उनको बराबर लाने का प्रयास है, ठीक है। हालांकि 16 फर्स्ट कहता है कि नागरिक रोजगार देते समय किसी भी पद पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगला कह रहा है राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये 16(2) में दे रखा है रोजगार देते समय। समानता का अर्थ कह रहा है यह नहीं है कि अयोग्य व्यक्ति को भी समान अवसर दिया जाए। राज्य योग्यता के आधार पर इसका क्या करेगा? वर्गीकरण करेगा। ये राज्य सेवाओं के लिए लागू है, निजी सेवाओं में लागू नहीं होता, प्राइवेट कंपनियों में ये लागू नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। कह सकते हो आप ये इक्वलिटी बिफोर लॉ के सिद्धांत पर ये आर्टिकल क्या करता है? काम करता है। राज्य की सेवाओं में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर समान अवसर की क्या की गई है? बात की गई है। वहीं 16(2) की बात करूं मैं तो कह रहा है ये अनुच्छेद राज्य के अधीन जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उनमें समान अवसर की गारंटी देता है सरकारी सेवाओं में। और ये मैंने 16 फर्स्ट आपको बता ही दिया है, 16(2) भी बता दिया है। 16(4) कह रहा है OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 16(3) में कह रहा निवास की शर्त लगाई जा सकती है। 16(3)A में कह रहा है कि राज्य पदों के वर्गीकरण और राज्य की सेवाओं के संबंध में निवास स्थान की शर्त को लेकर के कानून बना सकता है कि व्यक्ति बिहार का हो, हरियाणा का हो, बाहर का नहीं होना चाहिए। तो ये 16(3)A के तहत लगा सकता है। 16(4) में SC/ST OBC के लिए, 16(5) में OBC के लिए, SC/ST के लिए 16(4) में और OBC के लिए 16(5) में, 16(6) में EWS के लिए भी दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो 16(1) में समानता की गारंटी, 16(2) में भेदभाव निषेध है, 16(4) में पिछड़ों के लिए आरक्षण है और 16(3) और 3A में निवास स्थान की भी शर्त हो सकती है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप लोग, इंपोर्टेंट आर्टिकल है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध करता है। कौन सा आर्टिकल करता है? 15 करता है, अभी मैंने बताया। नौकरियों उसमें पब्लिक स्थान वगैरह, शिक्षा वगैरह इसकी बात करता है। लोग नियोजन सरकारी नौकरियों के लिए आर्टिकल 16 है, ये अभी मैंने बताया था आपको। तो ये सब पूछे गए हैं, पुलिस में आया है, SSC CGL 2022 में आया है। और ये भी एक आर्टिकल आप साथ ही साथ क्या कर लिया करिए, याद कर लिया करिए। मेरा बोलना सभी जरूरी नहीं है, आप भी तैयार कर सकते हो इनको, ठीक है। अगला देखिए तेजी के साथ MCQ। कह रहा स्पष्टता का अंत किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 17 में है, अभी बताया था हमने। किसी भी तरह की कोई छूआछूत नहीं करेंगे। इसके लिए कानून भी बनाया था, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। और देखो 1955 में नागरिकता संबंधी कानून हमने क्लास में पढ़ाया था, वो इसमें भी है। कह रहा उपाधियों के अंत संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए? तो 18 से लिए गए। या उपाधियों का अंत बोला गया है, कोई भी उपाधि नहीं लेगा कि श्री 108 महाराज पधार रहे हैं, इस तरह की कोई नहीं। हालांकि खेल और शिक्षा के लिए पुरस्कार आप ले सकते हो, इस चीज़ का प्रावधान आर्टिकल में दे रखा है। अगला कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताओं की बात करता है? तो 6, पहले 7 थी, हालांकि हटा दिया है 7वां को। 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा किस प्रकार युक्त प्रतिबंध लगा सकता है? तो संविधान द्वारा निर्धारित आधार पर ही क्या कर सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं।
अदरवाइज नहीं। यही आर्टिकल 16(3) की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ध्यान रख लेना, ये समान अवसर का अधिकार देता है। मतलब 16(3) नहीं, 16 का तीसरा पार्ट समान अवसर पर भी बात कर रहा है। तो इसमें 16(4) आपको पता ही है, पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्ति और पदों में आरक्षण की बात करता है। यदि राज्य सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखते तब राज्य उनके लिए व्यवस्था कर सकता है। 16(4) में कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के लिए पदों में आरक्षण जो राज्य की राय में राज्य सेवाओं के पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखते तो कर सकता है वो। 16(6) में मैंने आपको बताई थी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। SC ST OBC के लिए 16(4) और 5 में है, ये ध्यान रख लेना। ठीक, ये सब पॉइंट मैंने डिस्कशन कर ही दिए आपके लिए। ये भी बोला गया है आरक्षण अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। ये इंदिरा साहनी केस 1992 में बोला गया था कि सरकार केवल आरक्षण की कितनी व्यवस्था कर सकती है, 50%, उससे ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 17 क्या करता है, अस्पष्टता से अंत। अभी डिस्कशन किया था छुआछूत, ना कोई छूत होगा ना कोई अछूत होगा, छुआछूत का अंत किया जाता है इसके तहत। किसी भी रूप में कोई निषिद्ध नहीं है, आर्टिकल 17 कहता है। अस्पष्टता के आधार पर किसी भी प्रकार की अक्षमता आरोपित नहीं की जाएगी। अस्पष्टता से उत्पन्न होने वाली कोई नियोग्यता या दंडनीय अपराध माना जाएगा। राज्य अस्पष्टता के उन्मूलन के लिए कानून बनाएगा और उल्लंघन होने पर दंड का भी प्रावधान करेगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक न्याय देता है, मानव गरिमा की रक्षा करता है, और एक काफी क्रांतिकारी क्या है, प्रावधान है। और राज्य कानून बनाकर इसके लिए कठोर प्रावधान भी कर सकता है, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। 1 में कहा गया 18(1) में राज्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18(2) में कहा गया राज्य की स्वीकृति के बिना विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। 18(3) में कहा गया है विदेशी उपाधि लेने वाला व्यक्ति राजकीय पद धारण नहीं कर सकता है। 18(4) कह रहा है सैन्य और शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधि मानक रूप से प्रदान नहीं की जाएंगी, शिक्षा में और सेना में ही। 18(5) कह रहा उपाधि के बदले धन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसमें भी काफी कुछ बातें की गई हैं। राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये सब मैंने डिस्कशन एक एक करके कर दिया आपके लिए। उद्देश्य क्या है, समानता की भावना से आगे बढ़ना, विशेषाधिकार समाप्त करना। जो किसी व्यक्ति को उसकी विशेष सेवाओं के लिए दिया जाता है। भारत में दी जाने वाली प्रमुख उपाधि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री ये दी जाती हैं सामाजिक समानता और गणतंत्र मूल्यों के सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने डिस्कशन नीचे भी कर दिया, रिवीजन। यही अनुच्छेद 18(a) की बात करूं तो कह रहा उपाधियों के अंत में 1965 में इसे निरस्त किया गया था और बोला गया था भारत के नागरिकों को शैक्षणिक और सैन्य प्रदान करने की अनुमति देगा ये। ठीक है, ये डिस्कशन कर दिया मैंने। कह रहा अनुच्छेद 18(a) 1965 में 16 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद केवल शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों के संदर्भ में बात करता है। 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था। आज उपाधियों के संबंध में मुख्य रूप से अनुच्छेद 18 ही क्या है, निहित है। ठीक है ना, बीच में ये चीजें भी रही थी, इसको भी याद करना जरूरी है। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है शिक्षा का अधिकार किस में है, तो भैया 21 में 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा अधिकार अधिनियम हमने 2009 में बनाया था। इसी को ध्यान रखते हुए कि भाई मूल अधिकार, अब शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार शामिल कर दिया गया। आर्टिकल 21(a) में है। ये सब क्वेश्चन पूछ लेगा। 2009 में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को शिक्षा लागू करने की बात की गई थी, तो 21(a) कमेंट में लिखोगे, हर एक को कमेंट में लिखोगे। ठीक है, कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आर्टिकल में 21(a) शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। ये सब लिख रहा, डिस्कशन पढ़ लेना एक बार, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। उस तरीके से क्लास को डिजाइन किया गया है। अगला कह रहा है गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में समान संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 22 में साफ बोला गया है गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण का अधिकार देता है। गिरफ्तारी के समय कारण बताना होगा, वकील से परामर्श का अधिकार मिलेगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित को पेश करना अनिवार्य किया गया। आर्टिकल 22 कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र कारण बताए बिना 3 माह से अधिक के लिए नहीं रखा जा सकता, तो ये 22(3) में बोला गया है। तो 22(3) जो है ना, वो गिरफ्तार व्यक्ति को संरक्षण देता है। 18(b) की बात करूं तो ये भी उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है, ये मैंने डिस्कशन पहले ही कर दिया आपको, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आर्टिकल 19 की बात करते हैं हम लोग। किसकी, आर्टिकल 19 की। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है, ये भी ध्यान रख लेना, और ये व्यक्ति के मूलभूत विकास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 19(a) क्लॉज फर्स्ट में बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। 19 फर्स्ट बी में शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने का अधिकार दे रखा है, धरना प्रदर्शन वगैरह करना शांतिपूर्ण तरीके से। 19 फर्स्ट सी में संगठन बनाने का अधिकार है, हालांकि पुलिस को और सेना को संगठन बनाने का अलाउ नहीं कर रखा है। 19 फर्स्ट डी में भारत में स्वतंत्र घूमने का अधिकार है। 19 फर्स्ट ई में भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार है। 19 फर्स्ट जी में व्यवसाय और पेशा करने का अधिकार है, हालांकि 19 फर्स्ट एफ संपत्ति का अधिकार था, वो खत्म करके
300 में पहुंचा दिया है। तो ये सभी आर्टिकल 19 की 6 की 6 स्वतंत्रता आप याद रखोगे, भूलना नहीं है। ये सब मैंने एक एक करके क्या कर दिया है, डिस्कशन कर दिया आपके लिए, पढ़ लेना। और ये भी आर्टिकल केवल नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है, ये सभी स्वतंत्रता किसके लिए है, नागरिकों के लिए। और साफ बोला 19 फर्स्ट स्टेप से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है। अब बताओगे आप आर्टिकल 301 किस भाग में पड़ता है, कमेंट में बताओ सब लोग। अब मैं आर्टिकल 20 की बात कर रहा हूं, दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण कह रहा है। किसी भी व्यक्ति को दंडात्मक विधि के दुरुपयोग से बचाने के लिए संरक्षण कौन सा आर्टिकल देता है, 20 देता है। कह रहा है किसी भी व्यक्ति को किसी कृत्य के लिए केवल उसी आधार पर दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो उस समय विधि द्वारा अपराध नहीं था। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये तीन बातें आर्टिकल 20 में आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तीनों के तीन आर्टिकल 20 फर्स्ट है, ये भूतलक्षिता की बात करता है। सेकंड वाला द्वितीय वियोजन दंड की बात करता है। और थर्ड वाला जो है आत्म अपराध और आरोपण की बात करता है। ठीक है, तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि आर्टिकल 20 जो है वो दोष सिद्ध जब हो जाता है ना, उस संबंध में कैसे व्यक्ति को संरक्षण मिलेगा, दूसरी व्यक्ति को। तो जबरदस्ती गवाह नहीं बनाओगे उसे, एक सजा और जो एक अगर उसने अपराध किया है तो उसके लिए एक ही सजा मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के द्वारा स्थापित नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रख लेना। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित किया जा सकता है। केवल शारीरिक शिक्षा, शारीरिक जीवन बल्कि गर्मापूर्ण जीवन मानवीय जीवन की सुरक्षा की गारंटी देता है। स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय, यात्रा, इन सबको क्या करता है, इसी आर्टिकल जीवन जीने के अधिकार में। विचारों की स्वतंत्रता, आवाजाही की स्वतंत्रता, कह रहा है किसी भी कानून को यह अधिकार छीनने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये सब देखो, सुभाष कुमार केस में स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य वाला आर्टिकल 21 में शामिल किया गया था। मोहिनी जैन केस 1992 में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। परमानंद जो कटारा है 1989 केस में स्वास्थ्य सेवा का अधिकार शामिल किया गया था। त्वरित न्याय का अधिकार जो है वो हुसैन आरा केस में किया गया था 1979 में। गर्मापूर्ण जीवन का अधिकार मेनका गांधी केस में किया गया था 1978 में। ठीक है ना। तो जब मेनका गांधी के पति की मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी को इन पर शक होता था, तो ये विदेश में जा रही थी तो इनका वीजा रुकवा दिया था। तो तब इन्होंने कोर्ट में डाला था कि भाई यात्रा करने का अधिकार विदेश में ये मेरे जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इससे मुझे ना रोका जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में क्या किया था, फैसला सुनाया था। अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। विशेषतः तो हृदय आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना। कुछ आर्टिकल है, डिस्कशन कर लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा अनुच्छेद संस्कृत और शैक्षणिक अधिकारों की बात करता है, तो 29 से 30 तक। 32 जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था, सब पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अगला कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है, तो आर्टिकल 29। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने का अधिकार, ये 30 में दे रखा है, अनुच्छेद 30 में। ये फंडामेंटल राइट है इनके। कह रहा है अनुच्छेद 33 के अनुसार सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया संगठनों के पर मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान है, तो कह रहा संसद इनके लिए अधिकारों को प्रतिबंधित और परिवर्तित कर सकती है। किस अनुच्छेद में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, तो ये 16(4) में दे रखा है। ये मैंने पढ़ाया भी आपको, है ना, आर्टिकल 16(4) में। तो ये सभी मैंने आपको दे रखा है जीवन जीने के अधिकार में, आपने पढ़ लिया होगा। ये दोबारा से रिपीट कर दिया है। कई केस हैं, PN भगवती केस में संविधान क्या कौन से केस में कहा गया था कि भाई आर्टिकल 21 भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा, तो PN भगवती केस था, उसमें कहा गया था। मेनका गांधी के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 21 के अंतर्गत न्यायसंगत, उचित एवं तर्कसंगत होना चाहिए, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को आधार इसमें बनाया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट भी आप क्या कर सकते हो, डिस्कशन कर याद कर सकते हो। आर्टिकल 22 कब सुरक्षा देता है तुम्हें, तो गिरफ्तारी जब होती है उस संबंध में क्या देता है, आपको संरक्षण देता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 20 दो सिद्ध है ना, ये गिरफ्तारी के संदर्भ में। मुख्य प्रावधान क्या है, ये मैं बताई थे। 22 फर्स्ट में बिना कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकते 22। ठीक है ना, गिरफ्तारी का कारण तुरंत बताया जाएगा। वकील परामर्श करने का भी अधिकार है आपके पास, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास लिया जाएगा। ठीक है, और 24 घंटे से ज़्यादा अगर रखना है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। तो ये सब पॉइंट यहाँ जो लिखे हुए हैं ये भी डिस्कशन कर सकते हो। तो आर्टिकल 22 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक माना जाता है। हालांकि कई केस भी हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980 में बना था,
44 में संविधान संशोधन 1973, 23 में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए थे 1978 में, ये ध्यान रख लेना। 23 मानव तस्करी और जबरन निषेध से संबंधित है। देह व्यापार नहीं करोगे आप, इसमें ये बोला गया है। कह रहा मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम निषेध हैं, आर्टिकल 23 प्रश्न में बोला गया है। कह रहा है दंडनीय अपराध होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। ये सब डिस्कशन एक एक बार आप पढ़ लेना, हालांकि इतना सा बात याद रखना, आपके एग्जाम में ये बात रहेगी, बस बड़े एग्जाम देने थोड़ा ये बातें आ जाती हैं। क्या 23(2) में है लोक हित में अनिवार्य सेवा लगाने की अनुमति देता है, जैसे सैनिक सेवा, आपदा राहत कार्य वगैरह, ये 23(2) में है कि भाई अगर वैसे फ्री में काम नहीं करवाएंगे, लेकिन राष्ट्र हित में सरकार काम करवा सकती है, जैसे कहीं पर सैनिक सेवा लेनी हो, कोई कैंप लगाना हो, तो आपसे बिना पैसे दे करके भी काम करवाया जा सकता है। मानव तस्करी क्या होती है? मानव की खरीद फरोख्त, एक स्थान से दूसरे स्थान शोषण करना, ये होता है। बेगार में बिना पैसे दिए जबरन क्या कराया जाता है? काम कराया जाता है, ये ध्यान रख लेना। अनुच्छेद 24 की अगर मैं बात करूँ तो ये बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे 24 फर्स्ट के तहत। खानों में काम नहीं करेंगे, खतरनाक व्यवसायों में काम नहीं करेंगे, और उनकी कह रहा है सहायता कर सकते हैं घर परिवार में, ठीक है, क्योंकि राज्य का काम है कि बालकों के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, नैतिक दायित्व के लिए, भौतिक विकास के लिए रक्षा करे, तभी ये बोला गया है। जो 14 वर्ष से कम उम्र वाले इसमें लागू होगा, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। बाल श्रम पर कानून भी बनाए गए हैं, कई 1986 में बनाया गया है, फिर संशोधन किया था 2016 में। जन्मतिथि के अनुसार उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यार मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सीधे कहाँ जा सकते हो? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट 32, यही बताओगे हाई कोर्ट में 226 के तहत। संविधान की आत्मा और हृदय अम्बेडकर साहब ने किसको कहा? अनुच्छेद 32 को। सबके आंसर दोगे आप लोग कमेंट में। किस व्यक्ति को उसके जीवन के व्यक्तिगत से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जाएगा? तो जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21। इसी में शादी करने का अधिकार भी है, इसमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। नवंबर 2017 में के पुट्टास्वामी केस के द्वारा निजता का सिद्धांत भी लागू किया गया था, वो भी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21 में ही आता है। कौन सा अधिकार 22 के तहत प्रदत्त है? स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान रखना। गिरफ्तारी के संदर्भ में आपको संरक्षण मिलेगा। 25 में धर्म की स्वतंत्रता दे रखी है, ध्यान रखना, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। कह रहा है अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानना, उसका आचरण करना, मतलब जो अंदर है आपके उस आधार पर मानिए, कोई प्रेशर नहीं करेगा आपसे। धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, धर्म पालन आचरण करने की स्वतंत्रता है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, और सार्वजनिक और नैतिक हित में, स्वास्थ्य के हित में आप पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता सीधा सीधा कह देना अनुच्छेद 25 में है, 25, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जानना बेहद जरूरी है। व्यक्तिगत है, ये ध्यान रख लेना, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। और धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, ये संविधान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। एक केस भी डिस्कशन किया है, सिसूर मठ केस। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी अनिवार्य धर्म प्रथा या पालन करने या न करने की स्वतंत्रता भी है। चाहो तो तुम किसी परंपरा को मान सकते हो, चाहो तो किसी परंपरा को नहीं भी मान सकते हो, ठीक है। कह रहा है सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। कह रहा है स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, राज्य हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सामाजिक सुधार के लिए कानून भी बना सकते हैं इस पर। और सभी वर्गों के लिए खोलने का क्या है? धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों को खोलने का कानून बना सकता है कि भाई सभी वर्गों के लिए खोल दो, ऐसा राज्य कानून बना सकता है। जैसे मंदिरों में प्रवेश को लेकर के महिलाओं पर रोक लगाते हैं, तो राज्य कानून बना करके सभी के लिए खुलवाने का प्रावधान कर सकता है। क्या धर्म के नाम पर आर्थिक, राजनीतिक व अन्य लौकिक गतिविधियां राज्य के नियंत्रण अगर हो रही हैं तो राज्य उनको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 26 की अगर मैं बात करूं तो ये धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों में प्रबंधन का अधिकार देता है कि वही धार्मिक मामलों में प्रबंधन कर सकते हैं, संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, संस्थाओं का प्रशासन अपने हिसाब से कर सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के अधीन आपको अधिकार दिया गया है। प्रबंधन का, स्थापना का और प्रशासन का, ये ध्यान रखना। 3 पॉइंट बेहद जरूरी हैं जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। ये वही है, कह रहा धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकता है, स्थापना कर सकता है, चल अचल संपत्ति अर्जित करने रखने का भी अधिकार है। ट्रस्ट वगैरह बना देते हैं, मंदिर ट्रस्ट वगैरह, ये भी ध्यान रख लेना। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 25 में है। मधुआ मजदूरी 23 में दी गई है, बेकार मैंने बताई थी आपको। कह रहा है निःशुल्क 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को शिक्षा की बात की गई अनुच्छेद 21A में। 86 में संविधान 2 में लाया था। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता आर्टिकल 15, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। आर्टिकल 27 में क्या है? कुछ धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए कर देने के अधिकार के संबंध में स्वतंत्रता। आप धर्म या संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर सकते हो,
कह रहा किसी व्यक्ति को ऐसे कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगी सरकार जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया है, उसको कर नहीं लगाया जाएगा। कह रहा ये अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, नागरिक भी और विदेशी भी। ठीक है, ना तो राज्य कर लगा सकता ना व्यक्ति कर लगा सकता। आर्टिकल 27 रोकता है इस चीज को। 28 कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा संबंध में स्वतंत्रता है। राज्य पूर्णतः वित्त पोषित, जो राज्य द्वारा पैसा दिया जाता है, राज्य से सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उपासना को अनिवार्यता के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान दी गई है। ठीक है, कह रहा पूर्णतः अगर राज्य से वित्त पोषित है, पैसा मिलता है, तो किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी वहां पे। अगर विद्यार्थी स्वेच्छा, कह रहा है राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कोई भी विद्यार्थी यदि स्वेच्छा से भाग ना लेना चाहे तो उसकी बाध्यकारी नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं करवाओगे। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय या राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, इसके लिए राज्य अलाउ करेगा। 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृत भाषा और लिपि की बात करता है भाई, इनका संरक्षण करिए, संस्कृत का भी और भाषा का भी और लिपि, संस्कृत भाषा और लिपि, सीधा बोला है। कह रहा किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत संरक्षण करने का अधिकार है। कह रहा यह अधिकार व्यक्ति को नहीं किसी वर्ग को प्राप्त है, ये भी ध्यान रख लेना। आर्टिकल 30 की अगर मैं बात करूं तो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है, उनका प्रशासन मैनेजमेंट चलाने का अधिकार है। कह रहा राज्य सहायता देते समय केवल अल्पसंख्यकों के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, केवल धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को ये सुविधा प्राप्त की है, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक को या भाषा के रूप से, लिपि के रूप से अल्पसंख्यक को। आर्टिकल 30 उनको दिया गया है और इसी में आर्टिकल 30A भी जोड़ा गया है 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन देख लो, न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 में जारी रिट निम्न में से कौन सी नहीं है? तो 32 में ध्यान रखना सर्टियोररी नहीं है, बाकी हैवी कॉर्पस, मैंडामस और प्रोहिबिशन, ये तीनों हैं, 6 रिट है ना उसमें। कह रहा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का, प्रशासन करने का अधिकार आर्टिकल 30 में, ये मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है आपको। कह रहा राज्य विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया राज्य को, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान 15(3) के तहत कर सकते हैं, ये भी बताया था मैंने, रोडवेज बस वगैरह, ये एग्जाम्पल दिया था। वहीं किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सामाजिक रूप से शैक्षणिक अनुसूचित जातियों के हितों में प्रावधान कर सकता था? 15(4), ये भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था। आर्टिकल 32 आप सबको पता ही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अगर व्यक्ति के, नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। इसे अम्बेडकर साहब ने हृदय और आत्मा कहा था। 5 प्रकार की रिट इसके तहत डाली जाती है, कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये न्यायालय में भाई प्रवर्तनीय है। कह रहा यह स्वयं एक क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंटों की अगर मैं बात करूं, रिट कौन कौन सी, तो ये नहीं रिट। तो ये भी एक क्वेश्चन था, एक सेकंड, ये तो ये आप ध्यान रखना है ना, ये आप ये इस आंसर को हटाओगे और अपनी तरफ से देखोगे कौन सी नहीं है, नहीं है तो, या ये सभी हैं, ये भी ध्यान रख लेना, सभी भी हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ सब हैं, इसीलिए मैंने वो आंसर हटवाया। तो 5 रट है ना, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी या क्वारंटो। तो आर्टिकल 32 में अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। उच्चतम न्यायालय में इसे दायर किया जा सकता है। आर्टिकल 32 का सारा लोगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, 226 का सारा लोगे तो हाई कोर्ट में जाओगे, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अनुच्छेद 32 का निलंबन केवल आपातकाल के, राष्ट्रीय आपातकाल लगाए अगर 359 के तहत लगाया, आर्टिकल 359 के तहत, तो 32 को क्या किया जा सकता है? थोड़ा सा रोका जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। किस रिट में क्या है ये आपको पता ही है। हेबियस कॉर्पस में अवैध निरोध से मुक्त करने का अधिकार है, ये सरकारी व्यक्ति या प्राइवेट व्यक्ति अगर आपको बंदी बना के रखता है, इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। मैंडामस जो है वो लोक अधिकारी उसके कर्तव्य के पालन के आदेश के विरुद्ध है। प्रोहिबिशन निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य रोकने से संबंधित है। सर्टियोररी ये निचली अदालत को आदेश को रद्द करना है। क्वारंटो किसी सार्वजनिक पद पर आप गलत तरीके से बैठे हैं तो उसकी जांच होगी इसके तहत। ठीक है, आर्टिकल 33 की बात करूँ तो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल आदि के संबंध में मौलिक अधिकारों का संशोधन करता है। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, बस बेसिक सी बात है, कटौती करता है इनके लिए, ध्यान रख लेना। यह प्रावधान 14, 19, 21 के अधिकारों पर लागू होता है। अनुच्छेद 20 और 22 पर ये लागू नहीं होगा। किस पे होगा? 14, 19 और 21। ठीक है, कह रहा है यह मूल अधिकारों का पूर्ण निलंबन नहीं है, केवल युक्त कटौती है, रोक लगाता है। कह रहा है संसद को यह शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल तथा खुफिया संगठनों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को उनके कर्तव्यों के उपयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिए सीमित, संरोधित कर सकते हैं। ये संसद को अधिकार दे रखा है। ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल को यह शक्ति नहीं है। तो सेंटर वाली जो फोर्स होती है
थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी, एसएसबी वगैरह, ये राज्य पुलिस की इन पे भी केंद्र लगा सकता है। खुफिया एजेंसी, आई ब्यूरो वगैरह, इनके लिए मौलिक अधिकार को सर्वोधित करता है संसद। 35 में क्या है, कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में विधायी शक्ति की सीमा है। कह रहा है संसद को यह शक्ति देता है कि कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में विधायी शक्ति की सीमा निर्धारित कर सके। संसद अनुच्छेद 19 और 20 के प्रवर्तन में संबंध में कानून बनाने की शक्ति रखती है। शक्ति इस प्रकार के कानून बनाने की तक सीमित है किसी व्यक्ति के संबंधित हो। बहुत कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, केवल छोटी मोटी बातें इसमें याद रखनी जो हेडिंग है। 36 जो आर्टिकल है ये भी ध्यान रख लेना। कह रहा है इस भाग में उपबंधों को लागू कर होने का क्षेत्र है। भाग 3 के उपबंध संपूर्ण भारत पर लागू होंगे, ये आर्टिकल 36 बताता है। कह रहा है ये उपबंध नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होंगे, परंतु सभी अधिकार व्यक्तियों को नहीं मिलते। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को मिलते हैं। ये सब मैंने यहाँ डिटेल में आपको डिस्कशन कर दिया, ये ध्यान रख लेना। आ जाओ आगे, क्या कह रहा है ये, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हथकड़ी पहनने, बेड़ी और अन्य प्रकार के बंधन संवैधानिक रूप से जेल में रखने के विरुद्ध अधिकार, तो ध्यान रखना ये आर्टिकल 21 है। हथकड़ी नहीं लगा सकते, कर्मपूर्ण जीवन का उल्लंघन होता है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा यूपी पुलिस 2016 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव तस्करी, बेगार जबरन, ये सब तो ये मैंने आर्टिकल 23 बताया था आपको, बेगारी वगैरह नहीं करवा सकते, फ्री में काम नहीं करवा सकते आपसे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस सबको कमेंट में लिखना है एक एक बच्चे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी नागरिक को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, 20 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने व्यवसाय, व्यापार और पैसे करने का अधिकार है, 19 फर्स्ट जी के तहत। ये सब मैंने कराया, यूपीपीसी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकार को डिटेल में पढ़ाने का हमने प्रयास किया। आप लोग बताना क्लास कैसी लगी आपको। मेरी तरफ से मैंने पूरा 100% देने का प्रयास किया। जब भी आप 0 से लेकर के यूपीपीसीएस तक किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आप 100% यहाँ कंफर्टेबल पाओगे। जब एग्जाम में पेपर होते हैं आप क्लास को मिला के देख लेना, आपके लिए बेहद रामबाण साबित होने वाली क्लास है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और अपने अपने स्टेटस पर लगाना। नमस्कार, जय हिंद बच्चों। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।